ये मेरे गुरु द्वारा बताई गई बात है कि हमारी परंपरा सिद्धाश्रम से आती है। और जो हमारे दादा गुरु थे, यानी कि जो फर्स्ट लाइन थे हमारे हमारे लिनेज में, उनका नाम था पूर्णानंद परमहंस जी। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि वो सिद्धाश्रम गए थे और उन्होंने 5 वर्ष वहां पर व्यतीत किया। मेरे साथ जो होना शुरू हुआ कि एक एक हफ्ते तक मुझे अपनी बॉडी नहीं पता चल रही। मैं खाना खा रहा हूं तो मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं एक्सपैंड हो गया वहां पर और इतनी इंटेंस एनर्जी फील होने लग गई कि मैं दूसरे लोगों की भी एनर्जी सेंस कर पा रहा था। वो वेव सेंस कर पा रहा था जो मेरे साथ मिश्रित होकर सेम वेव हो जा रही थी। मेरी अपनी एक एनर्जी एमिट हो रही है जो कि एक्सपैंड हो रखी है, और सारे लोग मेरे अंदर हैं, जो भी जितने भी लोग चल रहे हैं वो सब एनर्जी एमिट कर। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लय महंत। गुरु रवि परमहंस जी एक आत्म साक्षात्कारी संत हैं। इन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया तो इनके गुरु ने भी इन्हें अपने जैसा पारस ही बना दिया। ये अपने गुरु से इतना प्रेम करते हैं कि बात करते करते ही ये उनकी याद में डूब जाते हैं और बड़ा प्यारा शब्द बोलते हैं। गुरु ने न पकड़ी होती बाँ, सखीरी में तो बह गई होती। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके गुरु जी का संबंध सिद्धाश्रम से है, तो अपने गुरु जी के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरे गुरु जी का नाम था डॉक्टर रमेश परमहंस। दिल्ली में रहते थे वो, दिल्ली में ही आश्रम था उनका। जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं, जो धौला कुआं पड़ता है उसके पास में ही आश्रम था जी। और बेसिकली जो है वो तंत्रा की ही एजुकेशन देते थे, लेकिन जिसमें यंत्र हो गया, मंत्र हो गया, ज्योतिष हो गई, ये सारी चीजें, तो उसमें भी उनका एक्सपर्टीज था। और उस समय के वो काफी अच्छे गुरुओं के साथ भी रहे, जिसमें पंडित गोपीनाथ कविराज जी भी एक गुरु थे। उनके साथ भी उन्होंने समय व्यतीत किया और फिर काफी पढ़े लिखे थे, पीएचडी की हुई थी, शब्द ब्रह्मा पे पीएचडी की थी उन्होंने, और बुक्स वगैरह भी लिखी। ये मेरे गुरु द्वारा बताई गई बात है कि हमारी परंपरा सिद्धाश्रम से आती है, क्योंकि तो काफी वर्क किया। वो तंत्र साइंटिस्ट लिखते थे अपने नाम के आगे, पामिस्ट लिखते थे, एस्ट्रोलॉजर लिखते थे, एंड गॉड नोस कि क्या क्या बहुत सारे टाइटल्स जुड़े हुए थे। He was a learned person. He was very learned person, yes. कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जहां तक मुझे जानकारी है, नॉट इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाहर के भी कॉन्स्टिट्यूशन उनको फिंगर टिप्स पे रटे हुए थे। उनका ये क्लेम था कि ही हैड डायरेक्ट इनिशिएशन फ्रॉम महाअवतार बाबा जी। उनका जो है महाअवतार बाबा जी से उन्होंने इनिशिएशन लिया था। हालांकि जो मुख्य रूप से गुरु उनके साथ में रहे वो थे जनार्दन परमहंस जी, और उससे पहले की लिनेज हमारी आती है। जनार्दन जी से पहले भूमानंद जी थे, जो कि आसाम में थे, कामाख्या में, कालीघाट में आश्रम था उनका। और जो हमारे दादा गुरु थे, यानी कि जो फर्स्ट लाइन थे हमारे लिनेज में, उनका नाम था पूर्णानंद परमहंस जी। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि वो सिद्धाश्रम गए थे और उन्होंने 5 वर्ष वहां पर व्यतीत किया, जहां पर उन्होंने महातंत्र योग की साधना में अभ्यास किया। उस विद्या को कई नामों से जाना जाता है। हंस विद्या के नाम से भी जानते हैं, अजपा भी कहते हैं, महाशक्ति योग कहते हैं, शक्ति योग कहते हैं, तंत्र योग कहते हैं, तो अलग अलग नाम है। और ऐसा उन्होंने बताया था कि महाअवतार बाबा जी की देखरेख में ही उन्होंने इसका अभ्यास किया था, जिस लिनेज को हम कैरी कर रहे हैं। टाइमलेस योगी कहते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, वो टाइमलेस योगी है, लेकिन एक्चुअली में आप देखें तो महाअवतार बाबा जी का ज्यादा नाम स्प्रेड हुआ जब से योगानंद जी ने अपनी पुस्तक लिखी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और उससे पहले शायद ही किसी ने महाअवतार बाबा जी को इंट्रोड्यूस किया था। कि शायद ये महाअवतार बाबा जी का एरा। इसी में से एक क्लेम करने वाले मेरे मास्टर भी हैं, जिन्होंने कहा कि उनका जो है समाधि में महाअवतार बाबा जी से दीक्षा हुई उनकी। और वो ऐसा भी क्लेम करते थे कि ही इज वर्किंग ऑन द गाइडेंस ऑफ महाअवतार बाबा जी। वो महाअवतार बाबा जी के दिखाए गए रास्ते के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, जिसमें एक मुख्य कार्य जो मैंने नोटिस किया कि तिब्बत के विषय में वो काफी अपफ्रंट थे बोलने के मामले में। प्री तिब्बत का जो है वो हमेशा कहते थे कि ये महाअवतार बाबा जी का निर्देश है कि तिब्बत जो है आजाद होना चाहिए। ठीक है। मेरे गुरुजी ने एक जगह ये भी लिखा है कि व्हेन ही सिट्स इन लोटस पोजीशन, जब वो पद्मासन में बैठते हैं तो आप खड़े होंगे तो उनकी कमर के बराबर रहेंगे। क्योंकि गुरुजी से बहुत ज्यादा मुलाकातें मेरी नहीं हुई, अपने पूरे जीवन में मेरी 4 मुलाकात हुई है गुरुजी से, वो भी उनके पास टाइम लिमिटेड रहता था। तो ये मेरा सौभाग्य था कि 15-20 मिनट से लेके आधे घंटे तक का टाइम मिला मुझे उनके साथ बैठने के लिए। और उतना समय काफी नहीं होता है किसी को एज ए पर्सन के रूप में जान पा।
सिर्फ आप कुछ पहलू देख सकते हैं उस व्यक्ति के, वो भी जो आपके सामने एक्सप्रेस किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो क्रोधी होगा, अब मान लीजिए कि मैं भीतर बहुत क्रोधी हूँ, लेकिन आपके इंटरव्यू पे बैठा हुआ तो मैं आपको अपना रोजी रोजी पिक्चर दिखाऊंगा, स्माइलिंग, आप इतनी देर में मेरे बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो एज ए पर्सन तो मैं उनको कुछ नहीं जान पाया, कुछ थोड़ा बहुत उनकी किताबों से या जो उनके शिष्य थे थोड़ा बहुत उन्होंने बता दिया, लेकिन बेसिकली मुझे उनके विषय में जो अभ्यास उन्होंने मुझे दिया था, जो साधना उन्होंने मुझे दी, उससे मुझे उनके गहरे तल का और गहरे पहलू का पता चल गया कि उन बुक्स को स्टडी करके आपको पता चल गया क्या डेप्थ है उनकी प्रीचिंग में। ऊर्जा लेवल पे अगर व्यक्ति की गहराई समझनी है तो आपको उसी ऊर्जा तल पे जाना होगा जहां से वो व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है। यस, एनर्जी लेवल। और वो आप उसी विधा से जा सकते हैं जिस विधा ने उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर ऊर्जा तल पे पहुंचाया, जो उन्होंने साधना की है वही आप अगर करेंगे तो ही आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकते हैं, तभी आप वहां पर जान सकते हैं। तो आप अपनी साधना के बारे में बताइए फिर। साधना मेरी सन 2002 में दीक्षा हुई थी गुरुजी से। उससे पहले सन 2000 में एक बार मैं मिला था, जो पर्सनालिटी देखी उनकी, मतलब वृद्ध हो चुके थे तब तक, लेकिन उसके बाद भी यहाँ तक बाल और स्नोई व्हाइट कॉम्प्लेक्शन, व्हाइट रखे हुए थे, बिल्कुल ग्रीन आईज, एंड ही वाज टॉल। लगते थे कि तंत्र योगी है, ऐसा लगता था कि कोई देवता देवता बैठा हुआ है, मतलब बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी थी। सो आई वाज सो इम्प्रेस्ड, बस ये बस गया मन में कि अगर गुरु बनना है इस जन्म में तो कोई यही बनना है, बस और कोई नहीं चाहिए। आई हैड टू वेट फॉर 2 years, मुझे 2 साल लगे, दिन रात मैं तड़पा हूं, क्योंकि वो जब एक ललक, एक आग आपके अंदर जलने लगती है ना, तो वो आपको जलाती है दिन रात। तो मेरे अंदर आध्यात्म की उतनी प्यास नहीं थी, आपको सच बताऊं, लेकिन मैं व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित था, और उसी प्रभाव के चलते फिर 2 वर्ष बाद में उनके पास पहुंचा, बड़ी हिम्मत करके कहा कि गुरुजी दीक्षा लेना चाहता हूँ। खैर ये उनकी दया थी कि उन्होंने दीक्षा दी, और बहुत कुछ बताया नहीं मुझे उसके विषय में, सिर्फ जो प्रक्रिया मात्र होती है वो प्रक्रिया शेयर की। उस प्रक्रिया के विषय में जो थियोरिटिकल एस्पेक्ट था वो मैंने बाद में खुद अपनी समझ से, अपने विजडम से जितना डेवलप कर सकता था उतना किया, और बड़ा एक्साइटेड था जब दीक्षा लेके आया। काफी दिन बड़ा एक्साइटमेंट रहा, 6 महीने के आसपास जो है फुल्ली चार्ज और जम के साधना करना। फिर धीरे धीरे लाइफ की डिफिकल्टीज ने ओवर पावर करना शुरू कर दिया, और मन की ये स्थिति होती है कि मन ना आपको अमूमन जो जहां पर आप लैक करते हो, जो आपकी कमजोरी होती है जीवन में, या जो अचीवमेंट्स आप नहीं कर पाए, तो खींच खींच के उन्हीं चीजों में ले जाता है। कई बार मन आपको विक्टिम कॉन्शियसनेस में जाके खड़ा कर देता है कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, साधना करके क्या मिल रहा है, इच्छा तो कोई पूरी हुई नहीं, क्या हो गया स्पिरिचुअल होके, क्या मिल गया ऐसा एक्सेप्शनल, क्या मिल गया। मुझसे अच्छे तो वो लोग हैं जो नहीं करते हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। आम इंसान की आम ख्वाहिशें ही होती हैं जी, तो आपकी ख्वाहिशें भी वैसी ही रहेंगी जैसी आपके अपनों की होती हैं या आपके आसपास वालों की होती है। एक्सेप्शनली कुछ लोग इस सर्कल से बाहर होते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता ये टेस्ट होता है हमारा? टेस्ट दरअसल, चलिए ये तो आध्यात्मिक टेस्ट हो गया, तो मैं आध्यात्म में जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरी परीक्षा है। टेस्ट आपका कहाँ नहीं होता है, जिस विचारधारा पे आप सुदृढ़ होते हैं उसी विचारधारा की परीक्षा दुनिया आपसे किसी ना किसी रूप में लेगी। यस, आप पावरफुल होंगे वहां पर, आपकी विल मजबूत होगी, ईश्वर की दया बहुत होगी, तो आप उस आंधी में खड़े रह पाए। और इसीलिए साधना में जो पीड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोग जाते तो एक्साइटमेंट की वजह से हैं कि जाएंगे और बस लाइफ जो है ट्रांसफर, हाई एक्सपेक्टेशंस लेके जाते, मिलेगा, शरीर से बीमारियां दूर होंगी, सब कुछ अच्छा चलने लगेगा, जो हर्डल्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, उनका मुझे पहले से पता चल जाएगा। जी। लेकिन जब आप इस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो आपको शैटर कर, आपकी सारी धारणाएं एक एक करके तोड़ दी जाती। थ्योरी इजी होती है, प्रैक्टिकल इज टफ। प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल है ना, सत्य को जानना इतना कठिन नहीं है, कठिनाई वहां से होती है ये जो हमने सारा मजमा उसके आसपास क्रिएट कर लिया है। क्योंकि जब मैं सत्य की बात करता हूं तो मेरी आकांक्षाएं ये होती हैं कि जो व्यक्ति ये क्लेम करता है कि उसने सत्य को जाना, उसको मैं भगवान की फिगर के रूप में देखने लगता हूं। और जैसे चमत्कार कभी शंकर करते होंगे या विष्णु करते होंगे, पर्सन हैज द एबिलिटीज टू डू द सेम थिंग्स नाउ। यू आर इन ऑफ दैट पर्सन, ऐसा हो जाता है। Exactly. जी। तो आप उसको ऐसी जगह पे बिठा देते हैं कि उसके पास खुद सांस लेने के लिए जगह नहीं बचती बेचारे के लिए। अब आपने उसके ऊपर शक्तियों का बोझ ला दिया,
एक्सपेक्टेशंस का। अब वो आपके मन को रखने के लिए क्या करेगा? झूठ बोलेगा। अगर आप सच्चे गुरु के बारे में बात करें तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। अब सच्चे गुरु एक्सपेक्टेशन भी नहीं देते ना आपको कि मैं कुछ कर दूंगा तुम्हारे लिए। हाँ जी, वो तो कहते हैं पुरुषार्थ करो, अपने अंदर जाइए। आप किसी को भी दें जी, आप रमन को देख लीजिए, तुमको ही करना है और मुझसे किसी शक्ति और इसकी उम्मीद मत रखना। हाँ, तुम जहां जहां अटकोगे तुम पाओगे कि सूक्ष्म रूप से मैं तुम्हारे साथ हूं। गाइड। तुम लॉजिकल एबिलिटी में अटकोगे, मैं तुम्हारे लॉजिक्स भी क्लियर करूंगा। हाँ जी। लेकिन चलना तुम्हें अकेला ही पड़ेगा। और चलते वक्त अगर ये समझ लोगे कि मेरा सब कुछ छूट जाना है, वहां पर मिलना कुछ नहीं है, अगर ये बात स्वीकार कर लो तो तुम्हारे लिए चलना बहुत सहज हो जाएगा, एक्सपीरियंस करना भी बहुत सहज हो जाएगा। जी। मेन आपको इवेंट्स बता देता हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस हुए। थोड़ा सा आइडिया आपको देंगे कि जब मैंने साधना शुरू की तो कुछ ही दिन में मेरे को यहाँ पर लाइट दिखाई पड़ना शुरू हो गया। ये मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था। हालांकि तब तक मैं एक दो किताबें वगैरह पढ़ चुका था, एक दो नहीं बल्कि कई पुस्तकें पढ़ चुका था तब तक। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित नारायण दत्त श्रीमाली जी थे जोधपुर से, उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ चुका था मैं तब तक। तो थोड़ा थोड़ा एक फेयर आइडिया हो गया था। जब लाइट दिखना शुरू हुई तो मैंने कहा यार ये कुछ तो अद्भुत हो रहा है, कुछ डिफरेंट है, क्योंकि हेलोजन जैसी लाइट लगती है। आपको लाइट दिखी तो ये आपको साधना में ही दिखती थी या नॉर्मल भी दिखती? साधना पे ही दिखती थी, नॉर्मली जब मैं ध्यान पर बैठता था तभी मुझे दिखती थी। तो कुछ चीजें होना शुरू हुई, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे। जैसे कि एक बार मैं रोड पे जा रहा था स्कूटर से, मेरे पास बजाज चेतक स्कूटर हुआ करते थे, और अचानक मेरे कान में एकदम स्पष्ट आवाज आई एक्सीडेंट होने वाला। मैं रोड क्रॉस कर रहा था उस वक्त और अचानक ही सामने से पता नहीं कहां से एक साइकिल वाला आया और सीधे आके मेरे स्कूटर में बैठ गया। एंड दैट वाज लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मुझे समझने का मौका भी नहीं मिला। सिर्फ उस आवाज का आना और 2 से 3 सेकंड के अंदर उस इवेंट का घट गया। देखिए मल्टीपल इवेंट्स होते चले गए। जैसे मैंने एक अपने जो चैनल है मेरा उस पर वीडियो में भी बताया कि एक एक्सपीरियंस घाट गया हुआ था। उस दिन नारायण दत्त श्रीमाली जी का जन्मदिन था। फिर उन दिनों तक मैं योगानंद जी की किताब पढ़ चुका था कि वो प्रार्थना करते थे और चीजें हो जाती थी। कई उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए हुए, तो मैं भी तब नया नया ही जुड़ा था साधना में, 3-4 महीने हुए थे। तो वो ट्राई करते हैं। मैं वहीं पर आसन वासन लगा के बैठ गया, आंखें बंद करके। धूप बहुत जबरदस्त थी, जबरदस्त मतलब मिड मून की धूप थी। 20-25 मिनट बैठा रहा, फिर मैं निकल लिया वहां से, बाहर निकला, अपना बाइक खड़ी हुई थी, बाइक उठाई। 1.5-2 किलोमीटर का सफर मैंने तय किया होगा। मेरी नजर गई आसमान की तरफ और मैंने देखा कि बादल आना शुरू हो गए। और by the time I reached my home, which is approximately 9 kilometers from the place where I was, जोरदार बारिश हो रही। तो आपने प्रेयर करी थी क्या कि बारिश? मैंने प्रेयर की थी 20 मिनट के लिए बैठ के। जी हाँ, ये मैं कोइंसिडेंस भी समझ सकता हूँ कि शायद गर्मी थी, ठीक है, बारिश हो गई। तो एक पहलू इसको देखने का वो भी है कि ये कोइंसिडेंस था। लेकिन एक साधक होने के नाते जो चीजें मैंने पढ़ी या जानी, मैं हमेशा यही ट्रस्ट करना चाहता था और आज भी यही करना चाहता हूँ कि शायद वो मेरी प्रार्थना की वजह से हो। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। जी जी। दिल्ली चला गया लखनऊ से रहने के लिए, जॉब वॉब के सिलसिले में। वहां जब रहने लगा तो परेशानियां भी चलती रही, जो आम प्रोफेशनल लाइफ की परेशानियां होती हैं, लेकिन साथ में ऊपर वाले की दया से साधना भी चलती रही। उतनी परिपक्वता के साथ तो नहीं जितना लखनऊ में रह के कर पाता था, क्योंकि यहाँ पर स्कूलिंग में था और वहां पर प्रोफेशन और स्कूल की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो गए मुझे, अच्छे इन द सेंस कि मेरे को बॉडी लेसनेस फील होने लगा, तो शरीर का आभास होना कम होने लग गया। मतलब जो आप समझते हैं, जैसे आप लक्ष्मी हो, यू नो यू आर दिस बॉडी, सेंसेशन नहीं, आपका सेंस ही खत्म होता जा रहा है, बॉडी का सेंसेशन ही खत्म होता जा रहा है। और आपने जैसे एक्सपीरियंस किया होगा कि कहीं पे बहुत देर तक पैर रख के जाओ तो शून्य हो जाता है, फिर उसको हिला डुला के बराबर सेंसेस में सो जाता है, बाउंस हो जाता है, सो जाता है जी, सो जाता है। एक्चुअली मेरी पूरी बॉडी सोने लगी, वो बहुत डरावना था। ओके। क्योंकि आप जिस बॉडी को समझ रहे हैं, अपना मान रहे हैं, और आप जो समझ रहे हैं कि ये मैं हूं और ये मैं ही मिटा जा रहा है, तो ये बहुत डरावना है। बट ये एक जनरल एक्सपीरियंस है जो साधक को होता है। जब वो मेडिटेशन में बैठते हैं तो बॉडीलेसनेस का फीलिंग आती है उनको। तो आपकी क्या ज्यादा देर तक रहती थी ये वाली फीलिंग? 24 घंटे, 48 घंटे, 3-3, 4-4 दिन। एंड दैट इज व्हाट इट स्टार्टेड स्केयरिंग। नॉट कि मैं बैठा और 15-20 मिनट के लिए शरीर शून्य बना रहा है, वो तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। लेकिन मेरे साथ जो होना शुरू हुआ कि एक हफ्ते तक मुझे अपनी बॉडी नहीं पता चल रही। मैं खाना खा रहा हूं तो मुझे पता नहीं चल रहा है। मतलब
सेंसेशन, बिल्कुल सेंसेशन लेस होती जा रही है body। ये कैसा एक्सपीरियंस था और आपका? वो कैसे, हाउ आर यू लिविंग दिस लाइफ? वाज इट स्ट्रेंज? बहुत डर लग रहा था, हाँ, बहुत स्ट्रेस था, बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे। मैं सोचता था कि काम कैसे करूंगा अब मैं, जिंदगी आगे कैसे, अगर डेफिनेटली। यही स्थिति रही मेरी तो मैं काम कैसे करूंगा। मैं तो जहां पे बैठ जा रहा हूँ वहां से उठने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही, हाथ पैरों का पता नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि मैं हवा में टंगा हुआ हूँ कहीं, और किस लाइट, जगह पे टंगा हूँ मुझे बॉडी लाइट पता फील करी थी। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल लाइट, ओके, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल लाइट। फॉर सो मेनी यस डेज। यस यस, ये कंटिन्यूअस रहा मेरे साथ बहुत लंबे अरसे तक, तकरीबन 3 साल तक ये स्थिति रही, जो कि डीपर 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 और डीपर होती चली। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें साथ साथ चल रही थी, ये एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, कुछ प्रार्थनाएं भी पूरी हो रही थी, काफी कुछ मेरे हिसाब से हो रहा था, बॉडी में एक्सटेसी आ रही थी, वाणी में भी एक प्रभाव आ गया था। मैंने ये नोटिस किया अपनी, कि लोग जब मुझे सुनते थे तो उन्हें सुकून मिलता था, मुझे सुनकर सुकून मिलना शुरू हो गया था, काफी कुछ चेंज हुआ था, मेरा कॉन्फिडेंस चेंज हो गया था। आई वॉज वेरी शाय पर्सन, ठीक है। अब हालांकि अकेले तो आज भी रहता हूँ, लेकिन अब शाय नहीं हूँ। अगर बात करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं ओपनली बात कर सकता हूँ, लेकिन उस समय हेजिटेट करता था। तो वो जो स्किल्स थी उनका इन्हेंसमेंट हुआ, बॉडी को काफी आराम भी मिला, इन द सेंस कि बहुत कम समय में मेरी नींद पूरी होने लगी। एक समय ऐसा आया कि मैं 3 से 4 घंटे के अंदर ही नींद पूरी कर लेता था और अपना सारा वर्क एफिशिएंटली करता रहता। खाने की नीड मेरी कम हो गई, अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 से 3 दिन में मैं एक बार खाना खा लेता हूँ। और उस समय ज्यादातर ऐसा चल रहा था कि 1 या 2 दिन का अंतर आ जाता था भोजन का। भूख भूख मेरी काफी कम हो गई, नींद भी काफी कम हो गई, एक एनर्जी हमेशा बहुत स्ट्रांगली फील होते रहते थे। लेकिन मैंने ये पाया कि अभी भी ना कंप्लीट पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता था, चीजें दिमाग में अभी भी वैसी की वैसी ही चल रही थी। एक्सपीरियंस कहीं गहरे में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये गहरे में संतोष नहीं लेने दे रहा था, क्योंकि जो मन के विचार हैं वो लगातार अभी भी फ्लोट कर, वो किसी भी रूप में ले लीजिए, वो चाहे सांसारिक चिंताओं के रूप में ले लीजिए या फिर आध्यात्मिक भविष्य की भी चिंता के रूप में ले लीजिए कि पता नहीं फाइनली क्या होगा। ये फेज लंबा चला। एक दिन आपको बताऊं, फ्रस्ट्रेट होके, शायद विंटर्स का समय था, मैं बैठा, मैंने कहा कि मालिक, सत्य जो है मुझे जानना है। और क्योंकि संतों ने ये कहा है कि सत्य अभी जाना जा सकता है, किसी ने ये नहीं कहा है कि आपको बहुत लंबा वेट करना है, जन्मों जन्मांतर तक वेट करना है, जी वो है अपनी जगह। जी। लेकिन जब आप बाहरी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप प्योरली सत्य के ही पीछे पड़ेंगे तो आपको जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चेंजेस बताए हैं उन्होंने अप्रोच में, उस अप्रोच को अगर आप धारण करते हैं तो बेसिक लेवल पे आप क्या हो, तत्व के रूप में आप क्या हो, आपको समझ में आ जाए, और फिर उस तत्व का इलाबोरेशन रह जाता है और कुछ नहीं। एक बार आपको वो जानकारी हो गई, बस उसका फिर फैलना फैलना रह जाता है, लेकिन मूल रूप से आप जान जाते हैं कि आप हैं क्या, कौन है। ये जरूरी नहीं है कि पता चले, लेकिन आप क्या हैं, आप हवा हो, पानी हो, आग हो, आप क्या हो। ट्रू नेचर। जी। मैं बैठा उस दिन, आपको बताऊं लक्ष्मी जी, और बहुत लंबा समय नहीं बीता, मेरे ख्याल से 1 सवा घंटे में बैठा हूंगा लगातार। लेकिन उस 1 घंटे या सवा घंटे की बैठने का जो एक्चुअल एसेंस था वो ये था कि उस बीच में मैं टोटली टोटली ब्लैंक, मैं किसी भी विचार को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दे रहा। अगर सिर्फ था कुछ तो मेरा मंत्र था जो गुरुजी ने दिया था, उसके अलावा किसी चीज को हावी नहीं होने दे रहा था। और कुछ समय बाद मैंने उस मंत्र से भी दिमाग हटाया। आपको होश पूरी तो थी? जिसे टोटली, हाँ, मतलब समाधि में नहीं नहीं, था? समाधि में नहीं था, जिसे टोटली प्रेजेंट में आना कहते हैं, टोटली प्रेजेंट मोमेंट में हो जाना। मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में स्थिर हो गया, स्थिर हो, और जब बैठे बैठे उसी स्थिति में थक गया, उसके बाद जब मैं उस स्थिति से बाहर आया हूं तो मैंने ऑब्जर्व किया अपने आप को कि क्या कोई, पर ये जो आज भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कुछ साइलेंट कर दो, शांत कर दो, अब रोक दो, या सत्य से परिचय करा दो, कुछ हुआ भी है, क्या हुआ है? When I observed myself, then I realized that my mind has gone completely blank. There was nothing. जिसको हम यूजुअली बोलते हैं निर्विचार, तो वो आपने वो स्थिति प्राप्त कर ली। जी,
और फिर वो स्थिति, वो सिचुएशन मेरे साथ फर्स्ट स्टेज में 2 दिन तक रही, टोटली ब्लैंक, परमानेंट फॉर 2 days। और हाँ, 2 दिन बाद जो है तो वो फिर से ब्रेक आया, उसमें कुछ चीजें फिर से हाजिर हुई और फिर ये ऑन एंड ऑफ चलना शुरू, जिसके बाद मेरा साइलेंस का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। और वो आम चीजें जो लाइफ में आपको डिस्टर्ब करती हैं या जिनके बारे में आप सोचते हो, वो रुक गई, कहीं चली गई, कहीं बैकड्रॉप में चली। ये कैसे हो गया? अब वो, ये मुझे भी नहीं पता, शायद ये प्रेजेंट मोमेंट में रुकने का प्रभाव था। और आपको बहुत बढ़िया एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि कैसे इसका जो मजा आता है वो कैसे मतलब पता चला। एक बार मैं जिस रूम में बैठा हुआ यहीं पे दरवाजे पे खड़ा हुआ था और कुछ वाइफ से बात हो रही थी और बात होते होते ही बहस होने लग गई किसी बात पे, ठीक है। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि वो बोले जा रही है और मैं एकदम खड़ा हुआ हूं, मुझे अपनी बॉडी नहीं पता चल रही है एंड आई एम टोटली ब्लैंक इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन, कि उनकी बड़बड़ से मेरे अंदर कोई हलचल ही नहीं। बट आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस 20 मिनट के आसपास आप ऐसे ही खड़े रहे विदाउट इमोशन? मुझे कुछ भी फील हुआ, मेरे अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, नो रिएक्शन नो इमोशन। इस तरह से हो गया कि आपको कोई उल्टा सीधा बोले जा रहा है और आपके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, पर आप सुन रहे हैं, वो गुस्सा इग्नाइट कर रहा है ना, आप सुन रहे हैं, आपके सेंसेस सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप साइलेंट हैं। वो जो गुस्से का केमिकल आपके ऊपर डाला जा रहा है, आपके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, आप चिकना घड़ा हो गए, पानी डाला जा रहा है, बह जा। सबसे ज्यादा जो हमको पीड़ा दे सकता है वो हमारा मन दे सकता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो कह के चला गया, सिचुएशन आके चली गई। मेरा मन मुझे उसी के डंडे मार मार के याद दिला दिला के मुझे इतनी गहरी वेदना देता है, और उस वेदना से मुझे दूसरा कोई बचा नहीं सकता, मुझे कोई कितनी भी सांत्वना दे। इस मन से अगर आपको रिलीफ मिल जाए और ये पता चल जाए कि जिसको रिलीफ मिल रही है वो क्या है, वो तत्व क्या है जिसको इस माइंड से रिलीफ मिल गई है, तो अब और कौन सा सत्य जानने के लिए आपको बचा? अब तो सत्य ये बचा हो सकता है कि जो हनुमान जी के पास ताकतें हैं वही मेरे पास आ जाए, जो अवतार हुए थे उनके पास जो ताकतें हैं वो मेरे पास आ जाए, ताकि मैं भी थोड़ा यहाँ पर जो है जो लीला उन्होंने दिखाई उसी तरह से मैं भी लीला दिखा सकूं और उसी तरीके से फेम मिल सके। इन अ वे आपने मन को मार दिया, मन मर गया उस वक्त। मर गया, मैंने नहीं मारा, मर गया। हाँ जी, इट वर्क्स, ये अभी भी काम करता है। आप इंटेंशनली नहीं करते हैं, ये खुद होता है, खुद घटित होता है, खुद घटित। ऐसा सिंपल मान लीजिए कि आपने मुझसे बात कर ली, इंटरव्यू खत्म हो गया हमारा, अब आप बैठे हुए बिल्कुल सन्नाटे हो, आपकी मेरे से जो भी बात हुई, आपने जो भी अपना डिस्कस किया, मुझसे डिस्कशन लिया, जो नॉलेज समझ में आई, जो व्यू पॉइंट समझ में आया, वो सब किनारे पड़ा। वो उतनी देर के लिए ही था जितनी देर आप मेरे साथ बैठे, वो आपके सिर पे सवार होके नहीं बैठेगा। और मन से फ्री हो जाना ही सबसे बड़ा फ्री होना है, क्योंकि मान लेते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हो गए, अब इसमें आप उम्मीद लगा दी कि भैया अभी बुद्ध जैसा इनकारनेशन लेना, वो मिल गया उसको हथियार आपको बेवकूफ बनाने। आपने कितना भी साइलेंस एक्सपीरियंस कर लिया हो, लेकिन एक कड़ी उसको मिल गई जिसने जहां पे उसने हिस्सा लिया। तो आपको अवेयर भी रहना पड़ता है कि ये दोबारा कहीं यहाँ पर आके खेल ना कर ले। तो आपको मन को जीतने की कला मिल गई, ये कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये जो ग्रेस मिली है वो मास्टर की ब्लेसिंग थी, वो गुरु की दया थी। और इसीलिए वो लाइन जो बार बार मैं कहता हूं, आपने सुनी भी होगी, गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखेरे में तो बह गई होती। जो मैंने साइलेंस की बात की है, that is your real enlightenment, that is where you start knowing yourself that I exist in the form of silence only. मैं सिर्फ मौन के रूप में, और ये एक सेल्फ अवेयर मौन, यही सर्व सत्य है। सारी साधना करने के बाद में या किसी भी प्रकार की साधना करने के बाद में जो आपको अनुभूत होता है वो सिर्फ यही होता है कि आप सिर्फ एक गहन मौन है जिसको ये आभास है कि वो है। That's it. आपको लक्ष्मी होने का आभास है। अगर लक्ष्मी की बॉडी को साइलेंस मान लिया जाए तो लक्ष्मी के भीतर जो तत्व है वो जान रहा है कि लक्ष्मी है। लक्ष्मी एक साइलेंस है, और जो जानने वाला तत्व है वो सिर्फ अवेयर है।
कि ये लक्ष्मी, ये एक बॉडी है जो कि एक साइलेंस है। सो द बीइंग, उसको आप लाइट का बीइंग कह लें, आत्मा कह लें, परमात्मा कह लें, वो बीइंग बस अवेयर है कि वो सन्नाटे में पड़ा है। और जब जब नेचर के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लीला करने का वक्त आता है, या इस बीइंग की इस ट्रेवल करने में कुछ इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, बस उन्हीं के चक्कर में वो बार बार करता है उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए, जब तक कि उससे मन नहीं भर जाता। जी। कैफेटेरिया में जो एक्सपीरियंस चल रहा था उसके विषय में मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सपैंड हो गया वहां पर, और इतनी इंटेंस एनर्जी फील होने लग गई कि मैं दूसरे लोगों की भी एनर्जी सेंस कर पा रहा था। वो वेव सेंस कर पा रहा था जो मेरे साथ मिश्रित होकर सेम वेव हो जा रही थी। मेरी अपनी एक एनर्जी एमिट हो रही है जो कि एक्सपैंड हो रखी है, और सारे लोग मेरे अंदर हैं, जो भी जितने भी लोग चल रहे हैं वो सब एनर्जी एमिट कर, और वो उनकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा जो है टकरा कर सिमिलर होती जा रही है, वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक्सपीरियंस उस दिन 10 से 12 घंटे लास्ट किया था। मेरे सबने मुझसे बोला कि आपने कोई नशा किया हुआ है क्या? मेरे चेहरे से लग रहा था कि मैंने कुछ पी रखा हुआ, बदबू तो आ नहीं रही थी मुझसे, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आ रही थी, और ऑफिस में आप पी भी नहीं सकते। तो मेरी आंखें बता रही थी, मेरा चेहरा बता रहा था कि मैं पूरे नशे में। ये वही बात है, वो बोलते नाम नशे में नान का, डूबा रहे दिन रात। मुझे दूर दूर तक फैलाव महसूस हो रहा था। मतलब जितना कैफेटेरिया है, मैं अपने आप को, मतलब मैं इस कमरे में बैठा हूं तो मैं इस बॉडी तक लिमिटेड ना रहूं, ये मुझे ये फील होने लगी कि ये कमरा में मेरी बॉडी इतनी बड़ी। तो जब आपको फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ, आपको डर लगा? लगा था, हर एक्सपीरियंस में डर लगा। तो इस एक्सपेंशन को वननेस कहते हैं? वननेस का पार्ट कह सकते हैं, पार्ट ऑफ वननेस। एक्चुअल वननेस तो वही है जब अपने आप को आप पूर्ण रूप से साइलेंस के रूप में जान पाते हैं, एक्चुअल वननेस। और वही वननेस एनलाइटनमेंट होती है, कैसे भी डिफाइन करें। अच्छा। समाधि कह लीजिए, एनलाइटनमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जाना वही। कुछ लोग कहते हैं कि हमें लाइट दिखती है, तो लाइट भी वननेस का पार्ट है या एनलाइटनमेंट है? लाइट क्या, लाइट देखना क्या है? देखिए, जब तक आप सत्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लाइट का दिखना हो, चाहे देवी देवताओं का दिखना हो, चाहे सर्टेन एक्सपीरियंसेस होने हो, वो सिर्फ सत्य का हिस्सा है, सत्य नहीं। वो आप कह सकते हैं कि मुझे लाइट दिखी, एक लेवल तक दिखी, या बहुत ज्यादा दिखी, या मैं पूरा लाइट हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक सत्य से परिचित नहीं है तब तक ये भी कह सकते हैं आप कि जब तक सत्य नहीं पता है तब तक जो भी पता है वो असत्य ही। और हम पूरी जिंदगी असत्य को ही इलेबोरेट करने में लगे हैं, हम असत्य में ही सत्य ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जब सत्य आपको पता चलेगा तो आपके पास कहने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, आपके पास बताने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। क्या बताओ आप, साइलेंस को कैसे बताओ? लेकिन उस मौन में होना क्या होता है और स्वयं वो मौन होना क्या होता है, ये आपके पास बता पाने का कोई चारा नहीं है, और ना कोई बता पाए। वननेस की एक और जो मैंने सुनी है डेफिनेशन कह लो या लोगों का एक्सपीरियंस बोलो, तो वो कहते हैं कि वननेस का मतलब है कि हमें हर कण में, हर चीज़ में, सृष्टि की हर चीज़ में हमें अपना आपा दिखता है, मैं ही दिखती हूँ हर चीज़ में। तो वो वननेस है? बिल्कुल है। जब आप साइलेंस हो गए तो आपको पता चलेगा कि हर बीइंग साइलेंस। अब आप बॉडी लेवल पे या उसकी क्रिया के तल पर उसको देख ही नहीं रहे, आपको ये पता है कि इस बॉडी में भी और हर वो चीज जो मेरे आसपास एग्जिस्ट कर रही है, इवन द थिन एयर, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइलेंस प्रिवेल कर रहा है, जो कि लीला के रूप में माया जगत में प्रकट हो रहा है, मुझे दिखाई दे। देखिए, लाइफ बेसिकली है क्या? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। सांस अंदर जा रही है, अट्रैक्ट हो रही है, क्या आप खींच रहे हो? एक मैकेनिज्म लगा हुआ है ना जो ऑटोमेटिकली सांस को भेज रहा है, बॉडी एक्सपैंड हो रही है। हाँ जी। आप थोड़ी देर मत लो सांस, आपको खींचनी पड़ेगी मजबूरी में जी। ये आपने खींचा, ये छोड़। आकर्षण और विकर्षण या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जी, इसी पे सारी सृष्टि आधारित है। जब तक आप इसमें रहेंगे और इसको ही सत्य मानेंगे तब तक आप इस दुनिया में इन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेते रहेंगे जो हम हमेशा के। वो साइलेंस हमेशा के, वो चेंज नहीं होगा, वो आपका अनचेंजेबल नेचर।
And once you get aware with that unchangeable nature, there is no way for you to get involved in this. ये जो ये नौटंकी चल रही है। आप एनलाइटेंड हैं तो कैसे जीता है एक एनलाइटेंड पर्सन? वो क्या देखता है संसार में? कुछ नहीं देखता। एनलाइटनमेंट होने का सिंपल सा मतलब ये समझ लीजिए कि जिंदगी की वो पीड़ाएं, वो परिस्थितियां या वो मनस्थिति जो आपको हर कदम पर तकलीफ पहुंचाने में सक्षम थी, वो हिस्सा ही हट गया आपके जीवन से। वो चैप्टर क्लोज हो गया। सिंपली एनलाइटनमेंट को इस तरीके से देखें। इसको ये भी कह सकते हैं कि आपने अपने एग्जिस्टेंस का एक ऐसा हिस्सा प्राप्त कर लिया जो अब आपको जीवन में डिसअपॉइंट नहीं होने देगा, दुखी नहीं होने देगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होने देगा। आपको पता है, मौन होना ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सिचुएशंस का आना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, लेकिन सिचुएशन से रिलेट करके जो मन व्याख्या देता है ना आपको, और जो तकलीफ पहुंचाता है, वो ज्यादा बड़ी पीड़ा होती है, और वो बहुत बड़ी पीड़ा। आप नॉन रिएक्टिव हो गए हैं, अंदर से आता ही नहीं कुछ, मन को जीत लिया। आप अब नॉन रिएक्टिव का मतलब ये भी नहीं कि आप डेड पड़े हुए हैं, ठीक है। आप सोशली बिहेव करेंगे, आपसे कोई कुछ पूछेगा तो आप बात करेंगे, कुछ भी होगा तो वो करेंगे, लेकिन जो डिस्टर्ब करने वाला पैटर्न आपके भीतर मौजूद था, वो डिस्टर्ब करने वाला पैटर्न आपके भीतर, एवरीथिंग विल फील लाइक वेरी नॉर्मल थिंग। जो चीजें आपको एक्साइट करती है ना, घर, पैसा, गाड़ी, लग्जरी, नेम, फेम, दे विल नॉट एक्साइट यू एनी। दे विल बी देयर, यू आर ओके विद देम, दे आर नॉट देयर इवन देन। अब आपको कुछ पाना बाकी नहीं रहा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं अपनी जिंदगी बिना तकलीफ के जी पा रहा हूं, मुझे इससे ज्यादा कोई सत्य जानना भी नहीं। जी, आपकी तो ऐसी स्थिति होगी है कि हम कह सकते हैं कि अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। आपने तो अपने जीवन के उद्देश्य को पा लिया जिसके लिए हमारा जन्म होता है। आपने उस सत्य को पा लिया है, आपने शांति का अनुभव कर लिया है। ये विजडम शेयरिंग कंटिन्यू रहेगी। हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी मिलेंगे, तब हम अजपा जप साधना की बात करेंगे, महातंत्र योग की भी बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पर आए, हमारे साथ विजडम शेयरिंग करी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।